पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और इस हफ्ते में दो पे दर पे वाकयात हो चुके हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकयात रोनुमा हुए हैं। पंजाब में लाहौर में एक एकेडमी जो थी उसकी छत गिरी और उसमें भी 14 मासूम जाने गईं और उसके बाद फिर बागबानपुरा में स्कूल की छत गिर गई। इसी हवाले से हम 2 दिन से बात कर रहे हैं। राना सिकंदर हयात को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें और फाइनली उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ दिया है, मीडिया टॉक किया, अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब। इंतज़ामिया जागी है या फिर कागजी कार्रवाई हो रही है और सब अच्छा है कि रिपोर्ट इसके बाद दे दी जाएगी हमेशा की तरह? नहीं, देखें, इंतज़ामिया बिलाशुबा न सिर्फ जागी है बल्कि उसको मीडिया ने झंझोड़ के जगाया है। ठीक है बिल्कुल। और अगर हम इस जागने की बात करें तो इस वक्त न सिर्फ वज़ीर तालीम बल्कि वज़ीर हाउसिंग और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब फील्ड में निकली। और सबसे पहले उन्होंने बागवानपुरा में जो वाक़या पेश आया उस हवाले से ऑफिसर से अपडेट रिपोर्ट ली और उसके बाद कान्हा पहुंची जहां पर जो 14 बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए उनकी फैमिलीज से मिली, उनसे ताज़ियत की और उनको दिलासा दिया उन माओं को, गो कि उनके बच्चे वापस नहीं आ सकते, लेकिन मरियम नवाज की अपने दरमियान मौजूदगी यकीनन उनके गम में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर करेगी। ज़िशान साहब, चलें, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा तो गई हैं, लेकिन असूली तौर पर सबसे पहला जो फ़र्ज़ बनता था वज़ीर तालीम का बनता था, राना सिकंदर हयात का बनता था कि वो उसी वाक़े जिस दिन वाक़या रोनुमा हुआ है उसी दिन जाएं उनके घरों में, उनकी दादरसी करें, उनको दिलासा दें कि उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन 2 दिन तक तो वो बिल्कुल ही गायब थे। अच्छा, देखें, यकीनी तौर पर इस पे तो वो खुद बेहतर मौक़िफ़ दे सकते हैं कि वो कहाँ थे और इस हवाले से उन्होंने क्या किया। लेकिन अगर मैं उनकी मूवमेंट बताऊं तो जब वो निकले तो वो ना सिर्फ जो वाक़या था उसकी साइट पर गए और वहाँ जाकर तमाम तर इंतजामात देखे, सारी इंतज़ामिया उनके साथ थी और वो भरपूर फॉर्म में दिखाई दिए। अच्छा। और उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि तकरीबन गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 रोज़ से जो हम मीडिया पर ये बार बार बता रहे थे कि बेतहाशा स्कूल्स, एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स गली मोहल्लों में ऐसे मौजूद हैं जिनको कोई इस वक्त चेक नहीं कर रहा। ठीक है। 760 को ऑफिशियल फिगर वजीर तालीम ने दिया है कि सील कर दिया गया है। उनका या तो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था या वो गवर्नमेंट बाय लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, क्योंकि समर कैंप्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। जो भी समर कैंप चला रहा था 760 इंस्टीट्यूट्स को, इदारों को, कोचिंग सेंटर्स को बंद किया गया है, सील किया गया है। ठीक है। और इनमें से 100 से जायद वालिदैन की शिकायत पर बंद हुए हैं जिन्होंने हुकूमत को बताया है, जबकि कुछ मीडिया और समा को क्रेडिट जाता है जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को और वजीर तालीम को अपडेट किया कि यहाँ इदारे खुले हुए हैं। इस तरफ भी जरा नजर करें तो आपको पता चले क्या बिल्कुल जी। ज़िशान साहब, आज भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं वजीर तालीम से और जो वजारत है तालीमी, जो हमारी मिनिस्ट्री है, हम उनसे आज भी यही कहेंगे कि अगर बतौर सहाफ़ी आपको हमारी मदद चाहिए तो हम हाजिर हैं। हम उन स्कूल्स की, उन एजुकेशन सेक्टर की, उन तालीमी इदारों की भी निशानदेही करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, पंजाब हुकूमत में तालीमी इस्लाहात, बात तो करते हैं तालीमी इस्लाहात पर, AI की भी बात होती है, जेमिनाई क्लासरूम की भी बात होती है, हकीकत क्या है? देखें, अगर तो हम कागज़ों में तालीमी इनकलाब की बात करें तो फिर तो हम सबसे बहुत आगे हैं। अगर हम हकीकत की बात करें तो मेरा ख्याल है आज भी, मैं पंजाब की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा, चारों सूबों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में अभी तालीमी इनकलाब लाने की ज़रूरत है। हम बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू आवर रीजन। इस खित्ते में अगर हम हमसाया मुल्क में देख लें तो वहाँ पर IT की यूनिवर्सिटियों की तादाद ही देख लें तो हम हैरान रह जाएंगे। ठीक है। आप मेटा में देख लें, फेसबुक में देख लें, बड़े बड़े इदारों के जो CEOs हैं वो हमारे हमसाया मुल्क के नेशनल हैं। ठीक है। हमारे यहाँ ये तालीमी इनकलाब क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ तालीम को अभी भी पहली तरजीह के तौर पर देखा ही नहीं जा रहा। अगर हम आज अपनी तालीम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जो तालीम की सरमायाकारी है ये हमारे मुस्तकबिल की सरमायाकारी है, हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया। अब तालीम सूबाई हुकूमतें देखती हैं, फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर जरूर होते हैं लेकिन वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक होते हैं। जब तक हम
पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान के जो वज़राए तालीम हैं वो अपने अपने सूबों के अंदर तालीम को तरजीह बनाते हुए जो फंड्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा पोर्शन जब तक तालीम के लिए नहीं रखेंगे, तालीम, सेहत, ये वो बुनियादी नुकात हैं। अगर आज हम तालीम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट समझते हुए, तो फिर कल को हमारी अदालतें भी गैर आबाद होंगी, हमारी जेलें भी गैर आबाद होंगी, और आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं, आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इस्लाहात के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। राना सिकंदर हयात ने पंजाब एजुकेशन सेक्टर प्लान 2025 टू 2030 यहाँ पर रखा था, ठीक है, और डिजिटल क्लासरूम जैसे बड़े बड़े दावे किए गए थे। हकीकत इसके बरक्स है, बहुत सारे स्कूलों की छतें जो हैं वो नाजुक हैं। 2 स्कूल्स की हम देख चुके हैं, एक स्कूल की छत गिरी है, एक एकेडमी की भी छत गिर गई है। उसके अलावा छुट्टियां अलग दी जाती हैं। तो ये क्या मरीम नवाज साहिबा को या वज़ीर आला साहिबा को खुश करने के लिए कागजी कार्रवाई है या वो पॉलिसी है जिस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हमने देखा? अच्छा देखें, जहाँ तक आपने छुट्टियों की बात की, अगर हम यहीं से शुरू करें तो तकरीबन इस तालीमी साल में मेरा ख्याल है कि कोई 110 से 115 दिन का सिर्फ एकेडमिक सेशन हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। बिल्कुल। एजुकेशनिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि कम अज़ कम 180 टू 200 180 से 200 दिन का तालीमी सेशन होना चाहिए बच्चों को। अगर आपने कुछ बनाना है, अगर हमने अकेडमियों को और ट्यूशन सेंटर्स को ही आबाद करना है तो फिर स्कूल को 100-110 दिन खोल लें, बाकी हम मौका दे दें उन अकेडमीज़ को और उन ट्यूशन सेंटर्स को कि वो इसको देखें। अब आपने जो रिफॉर्म्स की बात की, तो रिफॉर्म्स एक दिन में या एक साल में नहीं होती, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। गवर्नमेंट स्कूलों की हद तक हुकूमत कोशिश कर रही है इंश्योर करने की कि उनके अंदर जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उस पर खर्च किया जाए और छतों को मजबूत बनाया जाए, बिल्डिंग्स को महफूज बनाया जाए तलबा के लिए, क्योंकि अगर इमारतें महफूज नहीं होंगी ना तो बच्चे जब गैर महफूज जगह पर बैठ के पढ़ेंगे तो उनका ध्यान फिर किताब और कॉपी में नहीं होगा, उनका ध्यान अपने ऊपर की तरफ उस छत में होगा। चलिए, छतों की भी बात हो गई ज़िशान साहब, छतों की भी बात होगी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 109 या 110 टीचिंग डेज थे, उसके बाद जी समर कैंप लगा दिए जाते हैं फीसेस बटोरने के लिए, तो क्या इस तरह से रिफॉर्म्स पर अमल दरामद होता है? अच्छा देखें, समर कैंप्स की तो कभी भी हुकूमत ने इसको इनकरेज नहीं किया, हौसला अफजाई नहीं की। ये तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हमेशा कोशिश होती है और इसके अंदर भी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी ये कोशिश होती है, जो बड़ी एकेडमीज वाले हैं, कि हम कुछ ना कुछ फीसिस के नाम पर इसमें से अपना हिस्सा निकालें। लेकिन हमारी मौजूदा जो गवर्नमेंट है और ख़ास तौर पर वज़ीर तालीम है, उन्होंने इस हवाले से काफ़ी सख्त हिदायत दी हैं। गुज़िश्ता बरस भी मुझे याद है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि गर्मियों की छुट्टियों की कोई स्कूल फीस चार्ज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हुई थी चार्ज। हाँ, हुई थी। ये है वो नुक्ता कि जो चार्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। अब की बार भी हुकूमत की तरफ से ऐलानात हुए हैं, 1 माह के समर कैंप की इजाजत दी गई है। अगर 1 माह के समर कैंप के नाम पे स्कूल ने 3 माह की फीस लेनी है तो फिर उन वालिदैन का आप सोचें कि जो पहले ही सफेद पोश हैं, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों के ख्वाब खरीदते हैं अपनी मेहनत की पैसों से। तो अगर अपनी सारी की सारी तनख्वाह निजी सेक्टर के स्कूलों को ये वालिदैन दे देंगे तो मुझे बताएं उसके बाद भी अगर स्कूल में छुट्टियां होंगी, स्कूल ने तो फीस पूरी ले ली, बिल्कुल, बच्चों ने क्या तालीम हासिल की वहां से? अच्छा, ये छुट्टियां तो अलग है, लेकिन उसके बाद कोई भी क्राइसिस आता है, जैसे स्मोग आ गई, मौसम की सख्ती गर्मी हो गई है, उसमें फिर छुट्टियां दे दी जाती हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें चल रही होती हैं, जैसे फ्यूल प्राइसेस की बात अगर हम करते हैं, उसमें भी छुट्टियां दे दी जाती हैं। तो फिर रिफॉर्म्स कहाँ गए और फिर एकेडमिक ईयर कहाँ गया जब सारा साल ही बच्चों ने छुट्टियां करनी है? क्योंकि जब फ्यूल प्राइसेस की कीमतें, फ्यूल की जब कीमतें बढ़ी थी, उस टाइम पे जब बच्चों को छुट्टियां दी गई थी ना, तो बच्चे गर्मियों की छुट्टियां इंजॉय करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज चले गए थे, मरी चले गए थे। अच्छा देखिए, जहाँ तक बात है ना कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की, अगर बच्चों को जिस हिसाब से हुकूमत छुट्टियां दे रही है, अब अगर छुट्टी ना दी जाए, जब स्मोग है या कोई दहशतगर्दी का अगर अलर्ट है, या अगर आप ले लें इसको जैसे पिछले दिनों में फ्यूल क्राइसिस हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे वॉर की वजह से, ईरान का जो मामला था, तो फिर भी वालिदैन की तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि स्मोग है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो लिहाजा छुट्टी दे दी जाए। हम उन छुट्टियों को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम ये देखते हैं कि हुकूमत के पास उसका ऑल्टरनेट प्लान क्या है। हुकूमत को ऑल्टरनेट प्लान देने की जरूरत है। जो निजी स्कूल्स हैं वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पे ले जाते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो छुट्टी दे के बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई ऑनलाइन क्लास का ना तो सिस्टम है, ना उन बच्चों की इतनी अफोर्डेबिलिटी होती है कि वो चीज़ें खरीद सकें। लेकिन इस दौरान हुकूमत को ये मेरा ख्याल है चाहिए कि टेक्निकल लर्निंग की तरफ लोगों को लेके जाएं। हमारे यहाँ जिस चीज़ का सबसे बड़ा फुकदान है वो है लोगों की टेक्निकल स्किल्स।
अब बुकिश जो नॉलेज है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स की हद तक जरूर होना चाहिए। आप वेस्ट में देख लें, कहीं पे भी देख लें, जो टेक्निकल स्किल्स हैं अब उनका दौर है लोगों के। शान साहब, ये जो एजुकेशन सेक्टर प्लान है इसके अंदर यही बात हुई थी कि उसमें टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। सरकारी स्कूल में जेमिनाई जैसी क्लासेस, जो डिजिटल क्लासेस हैं, उनका इनेकाद किया जाएगा। आपने कहीं देखा है कि किसी स्कूल में इंटरनेट बच्चों को प्रोवाइड किया हो जेमिनाई क्लासेस के लिए, डिजिटल क्लासेस के लिए? अच्छा देखें, कुछ स्कूल्स की हद तक तो गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल्स बनाकर किसी लेवल पर इब्तदा इस प्रोजेक्ट की, इस काम को स्टार्ट किया है। लेकिन इसके साथ जो सब कुछ सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि हुकूमत अब ये लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की तरह जो सरकारी स्कूल्स है ना, वो भी हुकूमत से संभल नहीं रहे। और यही वजह है कि स्कूलों को भी प्राइवेटाइज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए इस मॉडल पे ले जाया जा रहा है कि जो उस इलाके के अंदर एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं वो लोग आएं, वो हिस्सा लें और वो उस स्कूल को चलाएं। अब वो सरकारी स्कूल प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत चलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या आ रही है कि उस इलाके के जो MNA MPAs हैं वो इन स्कूलों को एज ए बिजनेस गवर्नमेंट से उन्होंने लेना शुरू कर दिया। मेरे पास कुछ लोगों की, कुछ पंजाब के अजला से ये शिकायत आई कि एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा कि जी मेरी बेटी MA MSc है, दूसरी बेटी भी मेरी मास्टर डिग्री होल्डर है, अब हमें जॉब नहीं मिल रही थी। हमें पता चला कि हुकूमत जो करीबी हमारा स्कूल है उसको प्राइवेटाइज करना जा रही है कि अगर ये 2 बच्चियां पढ़ी हुई हैं वो मिलके ले लें, बच्चों को तालीम दें, गवर्नमेंट उन्हें फिक्स स्टाइपेंड देगी जो उन बच्चों की फीस का ऑल्टरनेट होगा, उनका घर चल जाएगा। तो मैंने कहा आपने लिया क्यों नहीं? कहता है पता ये चला कि जी मेरे से पहले जो मेरे मुकामी MPA थे उन्होंने वो स्कूल एक्वायर कर लिया और उन्होंने ले लिया। तो फिर मैंने उन्हें यह मशवरा दिया कि आप ये करें कि ये स्कूल की जान छोड़ दें, क्योंकि MPA से आप नहीं लड़ सकते। आप ऐसा करें कि किसी दूसरे इलाके में जो स्कूल अवेलेबल है फैमिली को लेके वहां शिफ्ट हो जाएं, ताकि कम से कम अगर आपके बच्चे, आपकी बेटियां आपके घर के करीब किसी स्कूल में टीचिंग कर लेंगी तो एक तो गवर्नमेंट से जो फंडिंग आएगी वो उनको मिल जाएगी और दूसरा वो बच्चों को जेवरे तालीम से मेहनत से आरास्ता करेंगी, उनका नजरिया कारोबार नहीं होगा। ठीक है ज़ीशान साहब, करप्शन की दास्तानें भी हमने सुनी है, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर्स की जो भर्तियां हैं या घोस्ट टीचर्स हैं वो भी साउथ पंजाब में भी यही सूरत हाल है। इसके अलावा हमारे जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पे भी इक्का दुक्का शिकायत हमें भी मौसूल हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्कूलों की खस्ता हाली पर भी सवाल मुसलसल उठाए जा रहे हैं? इसमें क्या वजारत जो तालीम है उनके ऊपर एक सवाल नहीं उठता कि वो 2 से 2.5 साल जो उनकी हुकूमत की है उन्होंने डिलीवर ही नहीं कुछ किया, सिर्फ कागज़ में पॉलिसीज़ हैं जो वज़ीर आला साहिबा को दिखा दी जाती हैं और उसके बाद उनसे अप्रूवल ले ली जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हमने कहीं नहीं देखी। अच्छा देखें, जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे सूबे के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है वो उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। ठीक है, कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि जो डेवलपमेंट बजट है उसका बड़ा फिगर सेहत और तालीम की तरफ आता, ताकि जो लोग हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, बीमारियों से बचें तो सेहतमंद मुआशरा हो, और अगर तालीम हासिल कर लेंगे तो अपना मुस्तकबिल संवार लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ऑन ग्राउंड्स, आप देख लें कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स देख लें, बड़ी बड़ी आप और हुकूमत के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख लें, इसकी बजाय अगर तरजीह एजुकेशन हो और पहली तरजीह हो कि जो मिसिंग फैसिलिटीज को लेकर और फिर तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए टीचर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेवल पर उस तरह से नहीं है जैसे प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने टीचर्स की अपग्रेडेशन करते हैं नए तालीमी निसाब के हिसाब से। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आज भी जो हमारे सरकारी स्कूलों के असातिज़े हैं बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको उस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है कि वो अपना जो निज़ाम तालीम है उसको बेहतर करने के लिए खुद को अपग्रेड करें। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो जब मुकामी सतह पर MNA MPA के जरिए वो भर्ती हो जाते हैं तो उसके बाद उनको उन्होंने पता है कि सरकारी जॉब करनी है, पूछना है किसी ने नहीं, रिजल्ट का गो कि अब गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि रिजल्ट ओरिएंटेड इंक्रीमेंट्स होंगे, लेकिन ये देखना है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है और कितना इससे जो बच्चों का रिजल्ट है वो बेहतर होता है। आपने तालीमी मेयार की बात की है, जो हमारे बोर्ड के रिजल्ट आते हैं 9th 10th इंटर के जो रिजल्ट आते हैं वो हर साल डिक्लाइन में जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने तालीमी मेयार की बात की थी, अब मैं हायर एजुकेशन की तरफ भी आपको लेके चलूँगी। हमारी जो डिग्रीज़ हैं, चाहे वो मास्टर्स की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर हम बाहर कहीं फॉरेन में अब्रॉड में जाते हैं तो हमारी डिग्री की वर्थ नहीं है, उस डिग्री की बेस पे जॉब्स नहीं मिलती हैं। बाहर जाके पहले आपको और जॉब करनी पड़ती है, उनकी डिग्री लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर आपको अपने मतलब की या अपनी रेलिवेंट जो फील्ड है उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलती है। तो ये तो हमारे तालीमी हालात हैं और उसके बाद रिसर्च फंड्स भी नहीं है।
अरबों रुपए के तालीमी बजट में फंड्स जारी किए जाते हैं, रिसर्च फंड्स क्यों नहीं है फिर? अच्छा देखें, यही वो नुक्ता है जो अभी मैं पहले बता रहा था कि इस वक्त टेक्निकल लर्निंग की, टेक्निकल एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में जब आप लोग देखते हैं, लोग जो जाते हैं वो कहते हैं कि जिसने यहाँ से आना है वो कोई ना कोई हुनर सीख के आए, क्योंकि बाहर ये कागजी डिग्रियों की वो कदर नहीं है जिसकी आपने बात की है। बाहर हुनर आपको कोई भी आता है ना, उसकी अहमियत है, और इसमें कोई शक नहीं। बाहर वेस्ट की नज़र में, मगरिब की नज़र में, यूरोप की नज़र में उनको पता है जैसे हमारा तालीमी सिस्टम है वो हमारी डिग्रियों को कहीं रेट भी नहीं करते। वो कहते हैं अगर हमारे डॉक्टर्स भी गए हैं तो पहले जाएं, जाके उनसे लोकली कुछ आवर्स वो फिक्स होते हैं, उनकी अपनी डिग्री को अपग्रेड करें, वहां पर साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, फिर उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत होती है। जिशान साहब, यहाँ जो मास्टर डिग्री होल्डर है वो वहाँ बाहर जाके, यूके जाके, यूरोप जाके दोबारा मास्टर्स करता है ताकि वो वहाँ पे और हमारे जॉब करने के बाद को वैसे ही वो ग्रेजुएशन कंसिडर करते हैं। जो हमारा 2 इयर्स का मास्टर था, अब तो खैर उसको वो 4 इयर्स में ले रहे हैं, तो जो मास्टर्स होता है वो वहाँ बैचलर कंसिडर होता है, जो बैचलर होता है वो अंडर ग्रेजुएट कंसिडर होता है, ताकि वो वहाँ पर उनकी तालीम जब लेगा तो फिर वो उनके सिस्टम के साथ आगे चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। राना साहब, मैं आपसे इस टाइम मुखातिब हूँ, प्लीज आप ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके बजट पर भी गौर करें, रिसर्च फंड्स भी काइंडली यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो बाहर जाकर डिग्री लेने से बेहतर है कि पाकिस्तान में डिग्री लेकर जाएं, बाहर बेशक जाएं लेकिन उनको फिर जॉब भी मिले। ज़िशान साहब, कोई पब्लिक ऑडिट हुआ है कभी? आपने देखा है इस हुकूमत में कोई, क्योंकि 2 बजट तो आ चुके हैं, कभी आपने देखा है कि किसी साल के खात्मे पर कोई बजट आया हो, पब्लिक ऑडिट हुआ हो तालीमी हवाले से? अच्छा देखें, ऑडिट तो हर महकमे का हुकूमती सतह पे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम ही ये है। पब्लिकली तो हमने नहीं देखा ना। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, पंजाब असेंबली में पेश होती हैं, और उन ऑडिट रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ किस्म के ऑडिट पैराज भी लगते हैं, उन पे एतराज़ात होते हैं कि ये फंड्स गलत इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। उनको फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है या तो सेटल कर देती है या जिम्मेदारान को उसके हवाले से अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दे दी जाती है। अगर हम बात करें ये पिछले 2 दिन की ऑडिट की, तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है इसके ऊपर हैरानकुन तौर पर आज वजीर तालीम ने ये बताया कि पंजाब भर में तकरीबन 40% जो तालीमी इदारे हैं, वो चाहे ट्यूशन सेंटर्स हों, वो चाहे एकेडमीज हों, वो चाहे कॉलेजेस हों, वो चाहे स्कूल्स हों, या वो कोई और तालीमी दरसगाह हो, 40% गैर रजिस्टर्ड है। किसी भी सतह पर वो किसी भी हुकूमती इदारे के साथ, ज़िले इंतजामिया के साथ या महकमा तालीम के साथ वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये वो फिगर है जिसके ऊपर हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि लोगों ने इसको कारोबार का जरिया बना लिया। जब हुकूमत के रिकॉर्ड में ये लोग नहीं होंगे तो क्या पता चलेगा कोई 1 मरले के कमरे में पढ़ा रहा है, कोई 10 मरले में पढ़ा रहा है, किसी ने 3 मंजिला इमारत बनाई है, उसका नक्शा कहाँ से अप्रूव कराया है, उसकी बिल्डिंग सेफ्टी का क्या इकदाम उठाया, और उसके बाद उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल को कैसे वो मेक श्योर कर रहे हैं, जबकि उनकी जो अपनी बिल्डिंग्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही कमजोर है। बिल्कुल ऐसे ही है ज़िशान साहब। 2025 और 2026 का अब तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो हमने खामियां देखी, सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस देखे हैं वो तालीम के हवाले से हमने देखे हैं। आपको क्या लगता है कि वज़ीर तालीम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक? अच्छा देखें, इसको हम अगर सियासत से हटकर देखें ना, तो ये एजुकेशन का मसला हमारा इन 2 साल का नहीं है। ठीक है। इससे पहले भी कभी मॉर्निंग स्कूल के नाम पे, कभी आफ्टरनून स्कूल के नाम पे, कभी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पर, ये कमोबेश वही पॉलिसीज हैं जो पिछले 10 से 20 साल से चल रही हैं। ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज हो जिस डिपार्टमेंट का, अगर हम राना सिकंदर साहब की बात करें, वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हम उनकी कोशिश को, अगर मैं एक उसका पॉजिटिव साइड बताऊं, तो उनका अपना बेटा भी उनके इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और वो सरकारी स्कूल किसी भी लिहाज से प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वो साहब कब तक उनका बेटा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में? ये तो उसने भी एक दिन एचएसएन कॉलेज में जाना है या फिर बाहर पढ़ने के लिए चले जाने? देखिए, वो तो जब जाएगा हम उस वक्त बात करेंगे। लेकिन बात ये कि अगर आज हमारे तमाम वुज़रा अपने बच्चों को MNA MPS सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करें, तो मुझे बताएं फलक, क्या पाकिस्तान के और पंजाब के निज़ाम तालीम में बेहतरी नहीं आएगी? अगर सिंध के वज़ीर तालीम, बलोचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के सारी कबीना पर ये अगर कंपल्शन हो कि अगर आप सरकारी गाड़ी ले रहे हैं, सरकारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को भी सरकारी तालीमी इदारों में पढ़ाएं।
आपका और आपके बच्चों का इलाज भी सरकारी हॉस्पिटल्स में हो, तो मुझे बताएं कि क्या इस मुल्क का निज़ाम तालीम और निज़ाम सेहत ठीक नहीं होगा? ना तो सरकारी हॉस्पिटल्स में MNAs MPAs के जो रिश्तेदार हैं या उनका अपना इलाज होता है, वो हमेशा इलाज के लिए बैरून मुल्क ही जाते हैं, और वो अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद भी नहीं करते हैं सरकारी स्कूलों में, वो हमेशा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का ही वहाँ पर उसका जिक्र करते हैं। तो आपको एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर पॉइंट रेज करना चाहूँगी ज़ीशान साहब आपके सामने, ज़हनी सेहत के दबाव के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं स्टूडेंट्स। और अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूँ तो 2025 में 116 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे, मेडिकल कॉलेजेस के वो स्टूडेंट थे जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। इतना मेंटली डिस्टर्ब है हमारे स्टूडेंट, छुट्टियाँ होने के बावजूद भी वो इतना डिस्टर्ब है, तो फिर तालीम का तो फ़ायदा ही नहीं है जब उनको शऊर नहीं मिल रहा, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा देखें, जिस तरह आपने अभी ये बात की ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तालीमी दरसगाहों में जैसे बाहर होते हैं एजुकेशन काउंसलर, यहाँ पर हमारे तालीमी इदारों में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, जो बच्चों को ऐसी स्टेज पर गाइड करें जब वो किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। साइकाइट्रिस्ट होते हैं जो कि बच्चों को गाइड करते हैं कि आप इस वक्त अगर किसी उलझाव का शिकार हैं, आपके मार्क्स कम हैं, आपकी करियर काउंसलिंग कैसे होगी, आपके करियर की ग्रोथ कैसे होगी। ये वो लोग हैं जो अगर तालीमी इदारों में मौजूद होंगे तो बच्चों को डायरेक्शन देंगे, किसी समत का तयन होगा। इस वक्त हमारा जो नौजवान है, हमारे जो बच्चे हैं, वो डायरेक्शन लेस हैं। करियर काउंसलिंग तो है ही नहीं, उनको ये होता है मेरी दोस्त ने ये किया, मेरे दोस्त ने ये किया। आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, AI का जमाना है, तो हमें ये डिग्री कर लेनी चाहिए, उनको तो पता ही नहीं है। यही बात मैं कर रहा हूँ कि करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से बच्चों की ऑन कैंपस उनको फ्यूचर लर्निंग नहीं है। वो जब मिडल में होते हैं तो उस वक्त अगर डॉक्टरी का ट्रेंड है, सब डॉक्टर का ज़हन बना लेते हैं। जब वो OA लेवल्स तक पहुंचते हैं, मैट्रिक तक पहुंचते हैं, तो पता चलता है इंजीनियरिंग का ट्रेंड आ गया, वो सब सारी कॉम इंजीनियरिंग की तरफ चल पड़ती है। जब वो ग्रेजुएशन करते हैं तो वो IT का दौर आ गया। यानी बच्चे ने अपना कोई करियर पाथ मुंतखब ही नहीं किया, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तालीमी इदारे के अंदर कोई उसको बताने वाला और कोई समझाने वाला था ही नहीं। टीचर्स की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ करियर ग्रोथ, करियर काउंसलिंग, और अगर आपको कोई नफ्सियाती इशू है, किसी वजह से बच्चे किसी परेशानी या उलझन का शिकार है, चाहे वो घर का माहौल है, चाहे नंबर्स का कंपटीशन है, हमने तो बच्चों को रोबोट बना दिया। हमने सिर्फ उनके नंबर्स देखते हैं, आपके नंबर क्यों कम है, आपके फ्रेंड के नंबर क्यों ज्यादा है। ये वो चीज है जो बच्चों को परेशान करती है। आपने कई देखा कि बच्चों के, स्टूडेंट्स के रिजल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ कंपटीशन की वजह से वो बेचारे उस परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि लेटर ऑन वो किसी ना किसी जहनी दबाव और उस स्ट्रेस में चले जाते हैं। सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए उन्होंने रट्टा लगाया होता है, वैसे उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ज़ीशान साहब, एक ही इमारत में सुबह स्कूल्स चल रहे होते हैं, शाम को अकेडमीज चल रही होती हैं, और जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसी टाइम पे वो इमारतें बन भी रही होती हैं, ज़ेरे तामीर होती हैं। और हमेशा जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स पे बात आती है ना, तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है एंड पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुजरिमाना गफलत का, क्यों ये लोग मुर्तकिब होते हैं, क्यों बेखबर होते हैं? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हों, चाहे आपका ये अगर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA है, जितने भी इदारे हैं, जो फर्द जिस इदारे का जहां ऐसा वाक़या हो, उनको जब तक मिसाली सजाएं नहीं ना मिलेंगी, उस वक्त तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। अभी भी वज़ीर तालीम साहब ने ये जो सीलिंग्स की हैं, और उसके बाद जो 40% इदारे, उन्होंने कहा है कि इस वक्त किसी भी जगह से गवर्नमेंट के साथ वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका इल्हाक नहीं है। अब मुझे जिस बात का डर है ना, फलक वो कहीं ये ना हो कि इस रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए जाएं। आपकी बिल्डिंग अप्रूव नहीं है, अच्छा उनको पता है कौन सा किसी ने आके चेक करना है, अच्छा आप हमें 50,000 दें, हम आपकी बिल्डिंग ओके कर देंगे, हम आपको लाख दें, हम ओके कर देंगे। ठीक है। इस टेन्योर के बाद अगर कभी ऐसा वाकया हो तो जिसने वो अप्रूवल दी हो, और एनुअल इसका फिर एक ऑडिट का चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर फिटनेस ऑडिट होनी चाहिए। जी, आज अगर बिल्डिंग चेक हुई है तो फिर हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ईस्ट टू वेस्ट आप अटक से शुरू हो जाएं, ऊपर पंजाब से, पिंडी से, और DG खान राजनपुर तक चले जाएं, सीक्वेंस वाइज 3 माह में पूरे सूबे में तमाम तालीमी इदारे, वो चाहे सरकारी हैं, चाहे गैर सरकारी हैं, चाहे नीम सरकारी हैं, अकेडमी है, ट्यूशन सेंटर है, उन तमाम की चेकिंग होनी चाहिए। अब अगर मैं ये 2 दिन के जो वाकयात हुए हैं,
इसका मैं अगर मुख्तसर सा बताऊं तो इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट्स की जो आंखें हैं ना वो खुल गई हैं। लेकिन आज आंखें खुलने का इंतजार हमेशा हादसात के रोनुमा होने के बाद ही क्यों हम देखते हैं? अच्छा देखें, मैं ये कहता हूं कि अगर इसके बाद भी हम जिम्मेदारी का एहसास कर लें, हम सिर्फ वो इंक्वायरी रिपोर्ट की हद तक 2-4 दिन के लिए आई वॉश के लिए काम ना करें, हम इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल करें। अब देखें, आज रेलवे ने भी अपनी तमाम बिल्डिंग्स को चेक करने का कह दिया, जितने रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के जो स्कूल्स हैं, उनके जो दीगर बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने कहा तमाम का सेफ्टी ऑडिट किया जाए, चेक किया जाए, क्योंकि मानसून आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसी तरह अगर मैं एलडीए को देखूं तो एलडीए ऑन एंड ऑफ अपना ऑपरेशन करता रहता है, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर उन्होंने लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा बिल्डिंग्स को सील किया है। उनके अंदर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फिर आपके कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसी तरह ग्रोसरी शॉप्स हैं, पार्लर्स हैं, उन तमाम को अब बंदा पूछे कि क्या ये पहले सोए हुए थे? बिल्कुल। ऐसे मौके पे इन सब की आंख खुलती है। रेलवे भी जाग गया, आपका एलडीए भी जाग गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कह दिया कि 40% से ज्यादा जो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, 750 इलीगली इस वक्त फंक्शनल थे। तो बात ये है कि अगर इस चीज को किसी, अब देखें डिजिटल दौर है, अगर इस सारे का रिकॉर्ड बन जाए और लोगों को वॉलंटरली गवर्नमेंट एजुकेट करे कि जिसकी एकेडमी है, जिसका स्कूल है, वो अपना नक्शा कंसर्न्ड अथॉरिटी से पास करवाए। ठीक है। बिल्डिंग इंस्पेक्टर जाके बिल्डिंग को चेक कर ले कि जी फायर की सूरत में सेफ्टी एग्जिट मौजूद है, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, अब आपके पास सर्टिफिकेट है, इस लिमिट तक बच्चे आप इस प्रेमिसेस में पढ़ा सकते हैं। और फिर ऑन एंड ऑफ उसकी चेकिंग और इंस्पेक्शन भी हो। लेकिन अगर ये काम सारा ऑनलाइन नहीं होगा तो फिर इसके अंदर रिश्वत भी होगी, फिर इसके अंदर मैल प्रैक्टिसेस भी होंगी। ज़िशान साहब, क्योंकि ये वाकया लाहौर शहर में पेश आया है, लाहौर जिसको पंजाब का दिल कहा जाता है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसी शहर में होते हैं। ये किसी गांव देहात का या साउथ पंजाब का इशू नहीं था। पे दर पे वाक़यात सिर्फ और सिर्फ लाहौर में हुए हैं। और मैं यहाँ पे राना साहब को भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट में ज़रूर गौर करें, किसी हादसे का इंतज़ार ना करें, बल्कि उससे पहले ही जो रिफॉर्म्स आपने लेने हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करें। ज़िशान साहब, अगर हम बात करें, अगर आप कोई 3 मशवरे देना चाहें एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो वो कौन से होंगे? अच्छा देखें, सबसे पहले तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, हमारे जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको कम से कम ये जो 100, 110 दिन, 115 दिन वाला है ना, इसको हमें 175 से 280 डेज तक ले जाना है। इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक रोड मैप बनाना है कि अगर ठीक है समर का टाइम चेंज हो गया, सर्दी लेट आ गई है या जल्दी आ गई, तो उसके ऑल्टरनेट जिस वक्त वेदर ठीक हो आप उन छुट्टियों को कंपनसेट करें। अगर स्मोक आ गई है तो स्मोक का कोई ऑल्टरनेट देखें, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंज करें, क्योंकि ये जो छुट्टियां हैं ये लोगों को फिर अकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स और उस तरफ मजबूर करती हैं जाने पे, जो कि वालिदैन के ऊपर एक बर्डन बनता है। जो सफेद पोश वालिदैन है वो अपने बच्चों की फीसिस पहले ही पता नहीं कितनी मुश्किल से पूरी करते हैं। और मुझे तो सारा सिलेबस तो गर्मियों की छुट्टियों में दे दिया जाता है कि आपने घर से कवर करके आना है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के भी जो स्कूल हैं, वो फीस किस चीज की लेते हैं? कभी इनके बच्चों को देखें, बेचारे सुबह स्कूल पढ़ रहे होते हैं, शाम को या उनके पास घर में ट्यूटर आ रहा होता है या वो कहीं पढ़ने जा रहे होते हैं। तो पूछने की बात ये है, कोई इनसे पूछे, इनका ऑडिट करे, क्या आप क्लास में स्कूल में नहीं पढ़ाते? अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये नौबत क्यों आती है कि बच्चों को बाहर कहीं जाके पढ़ना पड़े? तो पहले नंबर पर तो जो हमारा एजुकेशनल कैलेंडर है उसको एटलीस्ट हमें 170 डेज प्लस ले जाना है। सेकेंडली, टीचर्स की मेरिट पर भर्ती बहुत जरूरी है। अगर एक काबिल उस्ताद होगा, क्योंकि ये कौम का मेमार है, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, और मैंने पहले कहा कि एजुकेशन पर जो हमारा बजट लगना है वो हमने अपने मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट सोच के करनी है। वो जिस तरह हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरह हमने इस पे करनी है। तो टीचर्स की मेरिट पर भर्ती, एनुअली उनको रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाएं, नई नई जो स्किल्स आ रही हैं उनको उसके साथ एनहांस किया जाए, उनको मर्ज अप किया जाए। और तीसरे नंबर पर टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, अगर टेक्निकल स्किल्स हम आज से अपने बच्चों को छोटी क्लास से, प्राइमरी ग्रेड से शुरू कर देंगे, तो वो बेशक मैट्रिक के बाद अगर कोई बच्चा तालीम नहीं भी किसी मजबूरी से जारी रख सकेगा तो उसके पास कोई ना कोई हुनर जरूर होगा। वो बाहर निकल के भीख नहीं मांगेगा, वो अपनी कहीं छोटी सी मोटर मैकेनिक की, वेल्डर की, डेंटर की, पेंटर की, ठीक है, कोई ना कोई काम करेगा। और यही वो हमारी स्किल्ड लेबर है जो गल्फ के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर आपके जाती है और जाके वहां पर अच्छा खासा अर्न करती है। तो जब उनके पास बेसिक कोई स्किल होगी तो ही वो आगे जाके कुछ कर सकें। साहब, जाते जाते मुझे ये भी बता दें, एजुकेशन मिनिस्टर बनने का क्राइटेरिया क्या होता है? आप बन सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर अगर आपको इस चीज की कोई फॉर्म फिल करना पड़े या कहीं टेस्ट देना पड़े, क्या क्राइटेरिया है? अच्छा देखें, किसी भी मिनिस्ट्री के लिए ना बुनियादी तौर पर तो कोई क्राइटेरिया कम से कम आइन और कानून में कोई मौजूद नहीं है। Whoever is the member parliament,
वो वजीर बन सकता है। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट का हाँ। ये इख्तियार 100% वजीर आला का होता है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर आइडियल सिचुएशन की बात कर सकते हैं कि वजीर किसको किस डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ठीक है, जो जिस शोबे से मुतालिक हो ना, हाँ। वो अगर उसका वजीर होगा तो वो उस मामले को, उस चीज को हाँ। ज्यादा बेहतर तरीके से बिल्कुल मैनेज करेगा। देखिए अगर आप एक कोई अचीवमेंट होनी चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए, फिर उसको उस चीज का पता होगा ना। देखिए अगर आप हाँ। एक डॉक्टर को हाँ। वजीर सेहत बनाएंगे, हाँ। तो यकीनी तौर पर उसको डॉक्टर्स के मसाइल का भी पता होगा, उसको हॉस्पिटल्स और जो तिब्बी सहूलियात हैं उसका भी बेहतर पता होगा। इसी तरह आप किसी इकोनॉमिस्ट को अगर बनाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो उन फिगर से अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी एजुकेशनिस्ट को या किसी ऐसे फर्द को जिसका एजुकेशन का वसी तजर्बा हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ लोग तजर्बा विद इन दैट टेन्योर भी सीख लेते हैं। अब जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मुश्तबा शुजा रहमान, वो गुज़िश्ता मेरा ख्याल है 1 दहाई से ज्यादा हो गया जब नून लीग की हुकूमत हुई है, मैंने कम से कम अपने प्रोफेशनल कैरियर में पिछले 3-4 टेन्योर से मुश्तबा शुजा रहमान को ही देखा है। वो मुसलसल और देखे ना, एक दफा बने, चीजों का पता चला, सीखा, अगली दफा उनकी जगह किसी और को बनाएंगे, उसको फिर सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बंदा 3 टेन्योर से एजुकेशन फाइनेंस मिनिस्टर चल रहा है और चौथी दफा भी, मेरा ख्याल है तरजीह यही होनी चाहिए कि उसी को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। क्योंकि ज़िशान साहब, हमने राना सिकंदर हयात साहब को जो पहली दफा लाइमलाइट में देखा था, वो मरियम नवाज साहिबा के जलसे थे। उसके अलावा हमने उससे पहले उनका नाम भी नहीं शायद सुना था, मीडिया में लोगों को नहीं पता था, आवाम को नहीं पता था। तो इसी हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई अचीवमेंट होनी चाहिए। डॉक्टर जावेद अकरम को जब वजीर सेहत बनाया गया था, सूबाई वजीर सेहत जब वो बने थे, उन्होंने डॉक्टर्स के लिए काफ़ी काम किया था, पेशेंट्स के लिए बहुत काम किया था, हॉस्पिटल्स में काफ़ी इस्लाहात की थी उन्होंने। इसी हवाले से मैं पूछना चाह रही थी कि कोई क्राइटेरिया तो हो। अच्छा देखें, डॉक्टर जावेद अकरम की आपने मिसाल दी, ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं। सलमान शाह साहब थे जो उस वक्त वजीर खजाना थे। असल में जो निगरान कैबिनेट होती है या निगरान हुकूमत होती है ना, उनके पास एक तो टाइम कम होता है, ठीक है, दूसरा उनके पास मार्जिन होता है, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को मिनिस्टर बनाना होता है, और वो भी जरूरी जो वजारतें होती हैं वो टेक्नोक्रेट टाइप लेते हैं। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। मरियम नवाज ने यकीनन देखा होगा कि राना सिकंदर इकबाल साहब नौजवान, राना सिकंदर हयात साहब नौजवान हैं, एक्टिव हैं, अपने हल्के में पॉपुलर हैं, फिर उनकी फॉरेन डिग्री है, बाहर से वो पढ़ कर आए हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ करने की जुस्तजू और जोश भी है। और उनकी कैबिनेट के अंदर जो खास चीज मैंने देखी है, उन्होंने फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। देखिए अब बहुत से मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो पहली दफा मिनिस्टर बने हैं, और मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे हैं कि जो हुकूमती बेंचों पर आए भी पहली दफा हैं, एमपीए भी पहली दफा बने हैं। तो अब ये कोई वजारत के लिए कोई स्कूल कोई नहीं है जहां से आपने डिग्री लेके आनी है। बेसिकली एजुकेशन हो, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, इन डिपार्टमेंट्स को चला हमारे बाबू ही रहे होते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी चला रही होती है। मिनिस्टर का ये काम है कि वो कैसे अपने नीचे मौजूद सेक्रेटरी को टाइट करके रखते हैं, और उनसे अपने डिपार्टमेंट के हवाले से वो काम लेते हैं जो मिनिस्टर का विजन होता है। चलिए ज़िशान साहब, ये भी ठीक हो गया, और 2 साल मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं। अगर आप मिनिस्टर बन भी गए हैं और उसके बाद भी अगर 2 साल आपको मिल चुके हैं, तो आपको ये हालात का इदराक हो जाता है कि क्या क्या मसले मसाइल हैं सूबे में, तालीमी हवाले से स्टूडेंट्स क्या फेस करें, वालिदैन क्यों परेशान है, और टीचर्स की जो भर्ती है वो किन हालात पर हो रही है, किस मेरिट की बेस पर हो रही है। इसी हवाले से हम ज़रा मिनिस्टर साहब जो हैं राना सिकंदर हयात साहब, उनको दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे और इनवाइट भी करना चाहेंगे कि अगर आप अपना कोई मौक़िफ़ रखना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, और अगर आपको हमारी मदद चाहिए इस तरह के घोस्ट स्कूल, घोस्ट टीचर्स या फिर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की निशानदेही करने के लिए, तो समा हमेशा हाजिर रहेगा। बहुत शुक्रिया ज़िशान साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।